गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग प्लेटफॉर्म इन्वेस्टमेंट फॉर योर फ्यूचर। आज हम फिर से हाजिर हैं एक नई वीडियो के साथ। आज हम बात करने वाले हैं MHI 9 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बाकी बचे हुए पार्ट की। लास्ट टाइम हमने 17 क्वेश्चंस को कवर किया था। आज हम आगे के क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं। चलिए फिर आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि चैनल पर हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, IAS एग्जाम, इग्नू MA हिस्ट्री से जुड़े हुए अलग अलग वीडियोस के लिंक जो है वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको आसानी से मिल जाएंगे। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। चलिए फिर आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 को देख लेते हैं। दांडी मार्च और राष्ट्रवादी आंदोलन पर इसके असर के बारे में टिप्पणी लिखिए। 12 मार्च 1930 को साबरमती से 240 मील दूर दांडी तक चलकर महात्मा गांधी जी ने एक पैदल यात्रा निकाली। ये एक शुरुआत थी और समस्त देश में ये नमक कानून तोड़ने की जो प्रथा है यहाँ पे शुरू हो गई। अनेक स्थान पर यह नमक आंदोलन जो था वो जन आंदोलन बनकर निकल कर आया। सविनय अवज्ञा आंदोलन भी इसी दौरान शुरू हो गया और विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार और चौकीदारी टैक्स ना चुकाने जैसे कदम उठाए गए। इसके अलावा इस दांडी मार्च को मानवीय कानून और गरीबों की लड़ाई जैसे नारे तक दिए गए। अगला प्रश्न देखते हैं। ब्रिटिश भारत में रियासती रजवाड़ों की प्रकृति क्या थी? देखिए, रियासतों में सरकारों का जो रूप था वो तानाशाही था। पारंपरिक, परिवर्तनशील प्रगति से उदासीन और पूर्वी निरंकुश जैसे इनको नाम दिए गए। आधुनिकीकरण और सामाजिक बदलाव की राह में इन्हें रुकावट माना जाता था। भ्रष्टाचार और सामाजिक टकराव के ये प्रतीक माने गए। हालांकि 1857 के विद्रोह के दौरान जो है इनकी भूमिका बदली। प्रशासन के हित में ये चले गए। भारतीय समाज के स्वाभाविक नेता के रूप में जो है ये उभर कर सामने आए बाद के दौर में। इसके अलावा संरक्षण और स्थायित्व जो है वो प्रशासन की तरफ से इन्हें मिला। अगला प्रश्न देखते हैं। इस अवधि में कांग्रेस द्वारा शुरू किए गए व्यक्तिगत सत्याग्रह पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। सरकार द्वारा युद्ध में सहायता के बदले अंतरिम राष्ट्रीय सरकार गठित करने की मांग खारिज कर देना इसके पीछे का सबसे अहम कारण था। दो वैचारिक स्तर यहाँ से उभर कर निकल कर आते हैं। युद्ध में समर्थन, पूर्ण स्वराज की मांग और राष्ट्रीय सरकार बनाना। और दूसरा जो तथ्य है, दूसरा जो वैचारिक स्तर है वो गांधी जी का था। वे गांधी जी जो थे वो युद्ध के बिल्कुल खिलाफ थे। ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर की बात हो रही है। इसके अलावा राष्ट्रीय सरकार का युद्ध खत्म होने से पहले बनने से रिलेटेड समझौता ये चाहते थे। सविनय अवज्ञा आंदोलन के विचारों को एक मंच पर लेकर आया। इन दोनों ही जो विचार थे, इन दोनों विचारों को जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन एक ही मंच पर लेकर आया। व्यक्तिगत जो सत्याग्रह है, अगर उसके समय काल को आप देखें तो अक्टूबर 1940 से दिसंबर 1942 तक ये चला। इसमें बोलने की स्वतंत्रता जैसे उद्देश्य रखे गए थे। हालांकि गांधी जी की दृष्टि से ये सर्वाधिक प्रशंसनीय और अनुशासनात्मक आंदोलन था, परंतु असल में ये सीमित प्रभाव वाला आंदोलन था। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन की पृष्ठभूमि और उद्देश्यों पर चर्चा कीजिए। सबसे विशाल साम्राज्यवाद विरोधी संघर्ष इसे माना गया, जो कि 1942 में आया। शुरुआत में जन सविनय अवज्ञा आंदोलन से इसको जोड़ा गया, हालांकि व्यक्तिगत सत्याग्रह से इसको अलग कर दिया गया। 1920 के असहयोग आंदोलन, 1930 के सविनय अवज्ञा आंदोलन के बाद इसको तीसरी लहर भारत में माना गया। भारत की पूर्ण स्वतंत्रता इसका मुख्य उद्देश्य था। अंत तक लड़ाई को लड़ने पर इसमें जोर दिया गया। हालांकि गांधी जी यहाँ पर थोड़े से नरम पड़ गए, क्योंकि वे अहिंसा को लेकर चल रहे थे। हालांकि उन्होंने अब ये माना कि आत्मरक्षा के लिए हथियार उठाना ज़रूरी है। छात्रों की अहम भूमिका पर जोर दिया गया, क्योंकि ऐसा माना गया कि आंदोलन जितने बड़े स्तर का है उस दौरान कांग्रेसी नेताओं की गिरफ्तारी हो जाएगी, इसलिए छात्रों को ही नेतृत्व करना पड़ेगा। अगला प्रश्न देखते हैं। 1945 के बाद हुए जन विरोध प्रदर्शनों के विभिन्न रूपों की चर्चा कीजिए। INA कैदियों की जो रिहाई है उसको लेकर हिंसक संघर्ष हुए 1945 के बाद। शहरी लोगों और देशों के अन्य भागों के साथ जो है एकजुटता होने लगी। विभिन्न धर्मों के छात्र जो हैं, यानी कि हिंदू मुस्लिम धर्म के जो छात्र थे वो एक साथ मिलकर जुलूस निकालने लगे। सरकारी इमारतों पर कब्जा किया गया। मुस्लिम लीग, कांग्रेस और छात्रों द्वारा अलग अलग तरह के जुलूस निकाले गए। कई स्थानों पर हड़तालें हुई। इसके अलावा कांग्रेस का झंडा तक फहराया गया। साम्राज्यवादी शासन की नींव हिलाने का जो कार्य है ये जन विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। अगला प्रश्न देखते हैं। शिमला सम्मेलन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए।
वायसराय लॉर्ड वॉवेल विश्व युद्ध समाप्ति से पहले राजनीतिक समाधान के इच्छुक थे। कांग्रेस और लीग के मध्य जो अंतर्विरोध बढ़ते जा रहे थे उसका उन्हें डर था। सफल समझौता बनाने के पीछे जो ब्रिटिश नीति काम कर रही थी उसके दो कारण थे। एक तो वो चाहते थे कि ब्रिटिश जो प्रतिष्ठा है वो बनी रहे, दूसरा भारत का जो नेतृत्व है वो राष्ट्रमंडल में ब्रिटिश प्रशासन करता रहे। इसका उद्देश्य क्या था शिमला सम्मेलन का? कार्यकारी परिषद में प्रतिनिधित्व देना और प्रांतों में यानी कि अलग अलग जो स्टेट्स थे उसमें मंत्रालय बनाना। ये सम्मेलन जून से जुलाई 1945 तक चला। मुस्लिमों का प्रतिनिधित्व करने हेतु कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच यहाँ टकराव देखने को मिला। अगला प्रश्न देखते हैं, कांग्रेस ने विभाजन क्यों स्वीकारा? विभाजन के पीछे ब्रिटिशों के जो है दो रूल काम कर रहे थे। एक तो डिवाइड एंड रूल, फूट डालो और राज करो की नीति, और पुराने हिंदू मुस्लिम झगड़े को एक आम धारणा बनाना। स्वतंत्रता को व्यापारिक डील माना गया जिसकी कीमत थी विभाजन। जिन्ना को प्रधानमंत्री बनाने तक की गांधी जी ने सलाह दी थी, जिसके पीछे मुख्य उद्देश्य यही था कि विभाजन को टाल दिया जाए। सांप्रदायिकता को जो शांत करना नामुमकिन मान लिया गया था 1947 की गर्मियों से ही। स्वतंत्र भारत में सांप्रदायिक ताकतों और चुनावों की जगह नहीं थी, ऐसा मानना था सरदार पटेल का। ये जो टैगलाइंस हैं, ये जो कथन हैं, इनको आप ध्यान में रखिएगा, जो कि आप एग्जाम्स में लिखकर आ सकते हैं। इसके अलावा गृह युद्ध का होने का डर था। गांधी जी ने एक समय पर आकर ये मान लिया कि ये विभाजन जो है, विभाजन का जो निर्णय है वो हर धर्म द्वारा समर्थित था, और नेहरू के अनुसार विभाजन जो था वो कुछ लोगों की अलगाव की जो इच्छा है उसका परिणाम थी। हालांकि भविष्य में यह योजना बनाई हुई थी कि भविष्य में हो सकता है कि भारत और पाकिस्तान जो है वो एक हो जाए, तो एक सकारात्मक सोच को लेकर ये आगे बढ़ रहे थे। अगला प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रवाद और किसान समुदायों के बीच रिश्तों के बारे में विभिन्न इतिहासकारों के विचारों का विवेचन कीजिए। पहला विचार राष्ट्रवादी इतिहासकारों का, वे मानते थे कि किसानों को जो है वो अराजनीतिक मानते थे। वो कहते थे कि किसानों का जो है राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। हालांकि राष्ट्रवादियों द्वारा जो है उनमें राजनीति का प्रसार बाद में किया गया। दूसरा विचार है मार्क्सवादियों का, जिनके अनुसार किसान चेतना पर राष्ट्रवादियों का असर था, परंतु राष्ट्रवादी आंदोलन केवल जो है कुछ बुजुर्गा वर्ग तक ही सीमित था। विपिन चंद्र क्या मानते हैं? कांग्रेस नीति के प्रति जो है वो आलोचनात्मक रवैया देखते हैं। कांग्रेस ने क्या किया, किसानों के लिए कुछ खास कदम नहीं उठाए, परंतु 1940 के बाद क्या हुआ, समस्याओं पर ध्यान देना शुरू किया जो कि भूमि सुधार से रिलेटेड थे। सुमित सरकार क्या मानते हैं? राष्ट्रवादियों में जनता और किसानों के योगदान के प्रति रुचि तो थी। राष्ट्रवादी क्या चाहते थे कि जनता और किसान जो है राष्ट्रवादी आंदोलनों में हिस्सा लें, पर उनका जो अस्तित्व है सीमित रखने पर जोर दिया गया। अगला प्रश्न देखते हैं, 1920 के आरंभ में कांग्रेस और मजदूरों के बीच के संबंधों पर चर्चा कीजिए। अब कांग्रेस और मजदूरों के बीच क्या संबंध है ये समझें तो युद्ध के पश्चात जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ तो जो मजदूरी है वो तो एवरेज ही रही, परंतु जो बाजार में कीमतें हैं वो बढ़ने लगी। रूसी क्रांति एक तरफ हुई थी, इसके अलावा पश्चिमी मजदूरों की जो बेहतर स्थिति थी उससे वे काफ़ी हद तक जो मजदूर थे वो प्रभावित हुए। गांधी जी ने इसी समय पे एक आंदोलन की शुरुआत कर दी। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर संगठन यानी कि ILO के बनने के पश्चात श्रमिक संगठन निर्माण की जो प्रक्रिया है वो भारत में भी शुरू हुई। औद्योगिक हड़तालें, ट्रेड यूनियनवाद का दौर शुरू हो गया। इसके अलावा अखिल भारतीय महासंघ ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस बनी। अहमदाबाद में 35% बोनस की मांग को लेकर जो है गांधी जी ने उनको समर्थन दिया। खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन और रॉलेट कानून विरोधी आंदोलन जो भारत में चल रहे थे बड़े स्तर पर, उसमें जो है मजदूरों ने समर्थन दिया। अगला प्रश्न देखते हैं, कांग्रेस के प्रति पूंजीपतियों के रूप का संक्षिप्त मूल्यांकन कीजिए। अब पूंजीपतियों का कांग्रेस के प्रति क्या रवैया था इसे देख लेते हैं। शांतिपूर्ण वातावरण में जो है ये समर्थन देते थे। हालांकि जब जन आंदोलन का समय आता था तो इनके मन में एक हिचकिचाहट रहती थी और ये सरकार का समर्थन करते थे। कांग्रेस के रूढ़िवादी हिस्से पे, पूरे हिस्से पे नहीं, केवल रूढ़िवादी हिस्से पर इनका प्रभाव देखने को मिला, क्योंकि सीधा सीधा जो है पूंजीपति समर्थक रवैया कांग्रेस नहीं अपना सकती थी। कांग्रेस के फंड में इन्होंने चंदा दिया।
राष्ट्रीय आंदोलन का समर्थन इन्होंने किया, पर समस्या का समाधान इन्होंने समझौता वार्ता के तहत निकालना जरूरी समझा। औपनिवेशिक सत्ता से इन्हें कोई खास बैर नहीं थी। हालांकि लंबे समय तक जो विरोध चलते थे उसके कारण इनकी व्यावसायिक गतिविधियों में जो है अवरोध आ जाता था, वो ये कभी नहीं चाहते थे। अगला प्रश्न देखते हैं, 1857 के गदर की विफलता से दावेदारों की स्थिति किस तरह बदली। 1857 के बाद क्या हुआ, जमीन के मूल्यांकन के तरीके में जो है बदलाव आ गए, जो कि जमीन के स्तर पर जो है करों की उगाई के स्तर पर जहाँ शोषण हो रहा था वहाँ पर राजस्व और खेती सुधार, रैयत यानी कि किसान और सरकार दोनों के ही समर्थन में जो है चेंजेस लाए गए। सकल उत्पाद पर टैक्स लगाने की बजाय जो है शुद्ध उत्पाद पर टैक्स लगाया गया, जिसमें कुछ श्रम और बाकी सारी चीज़ों को, लाभ को हटाकर उसके बाद जो टैक्स लगना था वो लगाया गया। साम्राज्य विरोधी लोकप्रिय नेता के रूप में जो है खड़े होना, काफ़ी सारे लोग ऐसे थे वो लोकप्रिय नेता के रूप में जो है खड़े होने लगे, यानी कि खासकर जमींदार वर्ग। जमींदारों से जो है, यहाँ पर जमींदारों की स्थिति की ही बात की जा रही है, तो जमींदारों से जो मेल मिलाप जो है सरकारों ने बढ़ाना शुरू किया। सत्ता का जमींदारों के हितों की ओर देखना। 1920 तक साम्राज्यवादियों के अधीनस्थ बिना किसी बाधा के, 1920 तक क्या है, जमींदार आराम से जो है सरकार के अंदर काम करने लग गए। वायसराय और बंगाल लेजिस्लेटिव असेंबली काउंसिल में भी इनको सदस्यता दी गई, यानी कि राजनीतिक भागीदारी भी इनकी शुरू हो गई थी। तो 1857 के बाद जो है जमींदारों की जो भूमिका है वो पूरी तरह से बदल गई। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में क्रांतिकारी और वामपंथी आंदोलन में महिलाओं की भूमिका क्या थी। देखिए, क्रांतिकारी और वामपंथी आंदोलन बिल्कुल अलग साइड पे आते हैं, जहाँ पर महिलाओं को काफ़ी सारी कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ सकता है और ऐसा उन्होंने किया भी था, और इसीलिए पुरुषों ने महिलाओं को इसमें जुड़ने के प्रति जो है प्रोत्साहन देने की बजाय हतोत्साहित किया। व्यामी गोष्ठी गृह, फिजिकल कल्चर क्लब की बंगाल में स्थापना हुई। प्रतिबंधित पुस्तकों को पढ़ना महिलाओं ने शुरू किया। प्रीतिलता वाडेकर और कल्पना दत्त, ये दो नाम आप ध्यान रखिएगा, मुख्य क्रांतिकारी महिलाएं थी। 1920 के दशक के अंतिम चरण में कम्युनिस्ट संगठनों में इन्होंने शामिल होना शुरू किया। पंचवर्षीय योजना और खेती की सामूहिकीकरण की सोवियत रूस की जो नीति थी ये उससे काफ़ी प्रभावित थी। वामपंथ संगठन जैसे कि प्रगतिशील लेखक संघ और भारत नाट्यशाला में भी इन्होंने भागीदारी लेना शुरू किया। अगला प्रश्न देखते हैं, पूना संधि के प्रस्तावों पर चर्चा कीजिए। गोलमेज सम्मेलन में जब दलितों के हितों पर ध्यान नहीं दिया गया तो उसके पश्चात पूना समझौता लाया गया। गांधी जी की निर्वाचन सीटों में आरक्षण को लेकर पहले तो दलितों के पक्ष में आरक्षण की जो स्थिति है उसमें वो बिल्कुल भी पक्ष में नहीं थे। उसके बाद जब समय के साथ जो है, जब डॉक्टर अंबेडकर ने उनको समझाया और बहुत सारी जब चीज़ें बदली तो उन्होंने इसको लेकर अपनी सहमति दे दी। अंबेडकर द्वारा दलितों के हितों पर काफ़ी ज़्यादा जोर दिया गया था। इसके बाद हुआ क्या, पूना समझौता हुआ दलित और हिंदू जातियों के बीच में 24 सितंबर 1932 को। इसमें क्या हुआ कि प्रांतीय विधायिका जो थी उसमें 71 की जगह पर 148 सीटों का दलितों के लिए आरक्षण दे दिया गया और सामाजिक विषमता दूर करने के लिए जो हिंदू लोग थे उनको प्रोत्साहित करने का काम किया गया। अगला प्रश्न देखते हैं, अकाली नेतृत्व के द्वारा कांग्रेस और सिखों के बीच संबंधों की प्रकृति का वर्णन कीजिए। तो अकाली नेतृत्व में क्या हुआ, कांग्रेस और सिखों के बीच में कैसे संबंध अच्छे भी हो रहे थे, बिगड़ भी रहे थे, उसको आप समझ लेते हैं। सिखों के धार्मिक स्थान के पुनर्निर्माण और धार्मिक अस्मिता की रक्षा के लिए अकाली दल जो है सामने आया। गुरुद्वारों पर इन्होंने धीरे धीरे कब्जा करना शुरू किया। इसके बाद क्या हुआ, एक जत्था नाम का स्वतंत्र समूह निर्माण में आया जिसका मुख्य काम था गुरुद्वारों पर कब्जा करना। इसके अलावा सरकार के खिलाफ भी इन्होंने मोर्चा खोल दिया। इसके अलावा गुरुद्वारा के जो प्रबंधक थे उनको अपने हित में मोड़ने का भी प्रयास किया गया। कांग्रेस और गांधी जी द्वारा जो है कुछ हद तक इनको समर्थन दिया गया क्योंकि ये कहीं ना कहीं सरकार के खिलाफ भी संघर्ष कर रहे थे। सिखों द्वारा असहयोग आंदोलन को समर्थन मिला। कांग्रेस और अकाली दलों के बीच जो है राजनीतिक संबंध जो है बहुत हद तक स्थिर नहीं थे। इस तथ्य को आप ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में साम्राज्यवाद से लड़ने की गांधीवादी रणनीति का वर्णन कीजिए।
राष्ट्रीय आंदोलन का स्पष्ट और दीर्घकालीन रणनीतिक स्वरूप ये लेकर चल रहे थे। महात्मा गांधी की अगर बात करें तो ये लंबे समय के लिए जो है एक रणनीति बनाकर चल रहे थे। वे चाहते थे कि भारत में ब्रिटिशों का रहना जो है असंभव हो जाए, ऐसी स्थिति पैदा की जाए। एकदम से वो ब्रिटिश शासकों की जड़ों को नहीं हटाना चाहते थे। धीरे धीरे अलग अलग चरणों में ब्रिटिश शासकों को यहाँ से हटाने का उनका प्रयास था। संघर्ष का मुख्य आधार क्या चाहते थे वो? जन समर्थन। वर्चस्व शक्ति के इलाके जो थे वो बनाना चाह रहे थे कि जहाँ पर लोगों का वर्चस्व हो। प्रतिपक्ष यानी कि जो दूसरा पक्ष है, ब्रिटिश पक्ष है, उसका स्वभाव वो अपनी अपनी गतिविधियों के माध्यम से पता लगाने की कोशिश कर रहे थे कि अगर हम कोई गतिविधि करते हैं तो उसकी प्रतिक्रिया में ब्रिटिश शासन क्या करता है। नैतिक आधार तैयार किया गया, अपने जो परंपरा है उनसे लोगों को जोड़ने का प्रयास किया गया। इसके अलावा अंतिम जो उनका हथियार था, अंतिम और सबसे इम्पोर्टेंट हथियार था अहिंसा, उस पर जोर दिया गया। अगला प्रश्न देखते हैं, सांप्रदायिकता के बारे में नेहरू के विचारों का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। देखिए, सांप्रदायिकता के बारे में मैंने आपको यहाँ पे कुछ तथ्य दे दिए हैं नेहरू के विचारों से रिलेटेड, उसको आप आलोचनात्मक मूल्यांकन में किस तरीके से ढालते हैं वो आप देखिएगा। सांप्रदायिकता को जो है उन्होंने क्या करा कि धर्म से तो हम जोड़ते ही हैं, इसके अलावा उन्होंने मध्य वर्गीय समस्या माना कि मध्य वर्ग से इसको जोड़कर देखा। दूसरा, मार्क्सवादी समझ से तथ्यों को समझना, मार्क्सवादी यहाँ पे दृष्टिकोण आ गया। इसके अलावा धर्म की जो आड़ में लोग अपने हितों की रक्षा करते थे, अपने स्वार्थ की रक्षा करते थे, उस तथ्य को इन्होंने उभारने की कोशिश की। इस समस्या को एक समय पर इन्होंने मिथक, झूठा भी माना। अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक सांप्रदायिकता को ये लेकर आए। अल्पसंख्यक जो मुस्लिम वर्ग था और बहुसंख्यक जो हिंदू वर्ग था। बहुसंख्यक वर्ग जो है लाभ की स्थिति में ज़्यादा दिखता है क्योंकि वो राष्ट्रवाद की आड़ में छुप जाता था। भय और असुरक्षा से पैदा हुई सांप्रदायिकता, दो तरह की सांप्रदायिकता इन्होंने बताई है। एक तो भय और असुरक्षा से पैदा हुई सांप्रदायिकता है जो कि ईमानदार सांप्रदायिकता मानी जा सकती है। इसके अलावा दूसरी है स्वार्थ हितों से पैदा हुई सांप्रदायिकता जो कि राजनीतिक प्रतिक्रिया मात्र है। प्रगति और परिवर्तन के जो विरोधी लोग हैं उनका मुख्य हथियार होता है सांप्रदायिकता, दंगे फैलाना आदि, और ब्रिटिश सरकार ने उन तरह के लोगों को काफ़ी समर्थन दिया। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा की भूमिका पर विचार कीजिए। देखिए, संविधान सभा का उद्घाटन सत्र जो है वो 9 दिसंबर 1946 को किया गया था। 296 में से 207 सदस्यों की उपस्थिति दर्ज की गई। हालांकि मुस्लिम लीग, क्योंकि सदस्य कम इसलिए थे क्योंकि मुस्लिम लीग ने संविधान सभा का जो है बहिष्कार किया था। समितियों के बीच में काम का बंटवारा कर दिया गया जिन्होंने अपनी अपनी रिपोर्टें बना के दी। ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई गई, उसकी नियुक्ति की गई और उसके अध्यक्ष जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बनाए गए। संविधान सभा के सलाहकार BN राव ने ड्राफ्ट तैयार किया और इस ड्राफ्ट को जो है पठन कार्य के लिए संविधान सभा के सामने रखा गया। उस पर वाद विवाद हुए, कई बहस हुई, काफ़ी सारे संशोधन हुए और उसके बाद 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा के अध्यक्ष ने उस पर हस्ताक्षर किए और अंत में 26 जनवरी 1950 को संविधान को लागू कर दिया गया। अगला प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रीय आंदोलन की विरासतों का उल्लेख करें जो आज़ादी के बाद भी प्रासंगिक थी और आज भी रेलेवेंट है। भारतीय राष्ट्र का निर्माण, देखिए पहले से ही राष्ट्रीय आंदोलन के समय से सपने को लेकर चला जा रहा था कि एक ऐसे राष्ट्र का निर्माण किया जाए जहां पर विविधता में एकता रहे, एक राष्ट्र के रूप में जो है भारत विकसित हो। दूसरा, राजनीति में जन भागीदारी, जनता की भागीदारी बेहद ज़रूरी है जो कि एक लोकतंत्र का जो व्यवस्था है जो कि भारत में उपस्थित है उसके लिए बेहद ज़रूरी थी। नागरिक अधिकारों को प्रोत्साहन जो कि मौलिक अधिकारों के माध्यम से और अन्य अधिकारों के माध्यम से पूर्ति की गई। आधुनिक विज्ञान और तकनीक पर आधारित आर्थिक विकास को तरजीह दी गई। इसके अलावा धर्मनिरपेक्षता यानी कि प्रत्येक धर्म को जो है समान भागीदारी, समान मौके मिलने चाहिए। स्वतंत्र विदेश नीति। इसके साथ ही आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। कमेंट सेक्शन में अपने फीडबैक ज़रूर दें।